we've seen the preparation, we've seen the properties. अब एक दो सिंपल यूजेस देख लेते हैं. यूजेस इनफैक्ट आपके प्रॉपर्टीज़ में ही आ गए थे, बट we'll just revise them once. एक तो हमने देख लिया था कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है, तो वही हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी. एल्कीन से एल्केन बनना. एक हमने पहले बात करी थी सिन गैस की, राइट. सिन गैस हमें क्या हेल्प करती है? मैन्युफैक्चर ऑफ मीथानॉल. इसमें क्या होता है, ये हमारी सिन गैस है, इसमें अगर हम कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो हमारा CH3OH बन जाता है मीथानॉल. ठीक है, तो हमने देख लिया. हम पहले कह रहे थे ना कि इसको सिन गैस क्यों बोल रहे हैं. अब हमें पता चल गया कि सिंथेसिस गैस का रिएक्शन कैसे हो रहा है. सिंपल कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे हमारा मीथानॉल बन रहा है. एक हमने देखा था हेबर्स प्रोसेस, उसमें क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. N2 + thrice H2 is twice NH3, वो रिएक्शन देख ली थी. एक होता है कि H2 जो है इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर जनरेटिंग एनर्जी. जनरेटिंग एनर्जी बहुत जनरल पॉइंट्स है, आई एम जस्ट राइटिंग इट ताकि आपके माइंड में रहे, इसलिए. अब इसके यूजेस क्या हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल फ्यूल जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में? एक तो ये ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपैरिजन, और एक हो गया कि ये क्लीनर फ्यूल है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर फॉर्म ऑफ फ्यूल H2. एक हम यूज़ कर लेते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में. हमने रिएक्शन देखी थी ना मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में बनाने के लिए, तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में. तो आई थिंक ये बेसिक हमारे 5 यूजेस हो गए जो हमने इनफैक्ट प्रॉपर्टीज़ में देख लिए थे, बट वी हैव जस्ट लिस्टेड देम. ठीक है, तो हमने H2 की प्रॉपर्टीज़ में प्रेपरेशन देख ली, जिसके हमने देखा था कि कमर्शियल मेथड्स हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर रिएक्शन ऑफ स्टीम. और लैब मेथड में हमने देखा था कि जिंक की एक तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थी, एक बेसिक मीडियम में रिएक्शन थी. फिर हमने देखी प्रॉपर्टीज़ हमने 6 देख ली थी, और उसके बाद हमने देख लिए थे यूजेस इनफैक्ट वही थे जो प्रॉपर्टीज़ से मोर और लेस डिराइव होकर आ रहे थे. तो हमने H2 टॉपिक तो बहुत आराम से कंप्लीट कर लिया. नाउ विल मूव टू हाइड्राइड्स. ठीक है, हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरीज में डाला हुआ है, आयनिक और सॉल्ट, सलाइन या सॉल्ट लाइक. एक हो गया कोवलेंट या मॉलिक्यूलर, और एक है हमारा मेटालिक या नॉन स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आयनिक. जितने भी आप हाइड्राइड H- अगर वो S ब्लॉक मेटल्स के साथ, S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर वो अपना कंबाइन करके बनाता है कंपाउंड, देन दैट कम्स अंडर आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स. जैसे एग्जांपल ले लो NaH. ठीक है, ये सब आयनिक इन नेचर होता है. बट अगर आप बात करो जैसे थोड़े लोअर मतलब जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये 3 जो हैं ये थोड़े आप कह लो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. बाकी आपके जितने भी आते हैं जैसे बाद के ले लो रुबीडियम, सीजियम, ये सब जो आते हैं ये सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं विद हाइड्राइड्स. ठीक है, बस ये 3 हमारे एक्सेप्शन है विच फॉर्म कोवलेंट. इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर थोड़ी बात करें तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं सॉलिड स्टेट में, और कंडक्टिंग हो जाते हैं मोल्टन में, कंडक्टिंग इन मोल्टन. बाकी सॉल्ट लाइक है मतलब क्रिस्टलाइन नेचर है. ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर. तो वही है, अगर जैसे आपने NaH को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो आपका जो बनता है इलेक्ट्रोलिसिस पे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो H2 बन जाता है, मतलब H-
H2 में बन जाता है। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन एनोड पे होती है, तो एनोड पे हमारा H2 बन जाता है। इससे हमें ये प्रूफ भी हो जाता है कि अच्छा H माइनस ही रहा होगा तभी जाके वो ऑक्सीडाइज हुआ है H2 में। दिस फैक्ट प्रूव्स कि H माइनस ही डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो ये तो इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज हो गई आयनिक या सलाइन की। अब हम आते हैं कोवलेंट या मॉलिक्यूलर। कोवलेंट या मॉलिक्यूलर में कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसके 3 केसेस होते हैं। या तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो इक्वल हुए हैं, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। एक होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो हुए हैं पर उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और एक केस होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स और रह रहे हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस। ठीक है, ये हमारे एस ब्लॉक के बन रहे थे, ये वाले हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जाम्पल लेना है तो बोरॉन का ले लो, B2H6। BH3 का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रही है, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं शेयर। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये वाला इनफैक्ट जितने भी ग्रुप 13 के आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ग्रुप 14 के ओबियसली प्रिसाइज होंगे, क्यों? जैसे CH4, तो 4 कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं एम्प्टी, और 4 इसके पास है, तो बस मिलके वो दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा। और जितने भी हमारे ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक हैं, जैसे आप ले लो H2O, NH3, ये दोनों अगर आप लेते हो तो इसमें आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। कैसे? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो हमने कोवलेंट और मॉलिक्यूलर में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड्स बनते हैं उनके 3 केसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन एक्सेस। बहुत ईजी सी चीज़ है ये। ठीक है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब हमने जो पहले पढ़ा था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो ये कहता था ना कि जैसे कोई भी A B है तो इनके बीच में जो प्रोपोर्शन होगा ये A2 B3 होना चाहिए, मतलब ये होल नंबर्स होने चाहिए, ये सारे होल नंबर्स होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज स्टेटेड इन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट अब क्या है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स जो बनते हैं उसमें ये ना मोस्टली D या F ब्लॉक के साथ बनते हैं, कुछ D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड्स जो बनते हैं, इनमें क्या होता है, लॉ फॉलो ही नहीं होती। जिससे LaH 2.87, यहाँ पे तो ये होल नंबर बना ही नहीं, तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में ये आ जाता है कि लैंथेनाइड के साथ जब हाइड्राइड बना रही है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा, तो दैट इज मेटालिक या नॉन स्टोशियोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल। ऑलराइट, तो हमने हाइड्राइड्स की बेसिकली, जब हम हाइड्राइड्स टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम 3 केसेस ही पढ़ रहे हैं, एक हम आयनिक का पढ़ रहे हैं, एक कोवलेंट का पढ़ रहे हैं, एक मेटालिक का पढ़ रहे हैं। आयनिक हमने देख लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनता है, कोवलेंट बनता है P के साथ, और मेटालिक बनता है DNF ब्लॉक के साथ। फिर इसमें हमने देख लिया था कि ये वाले जो 3 केसेस हैं इनमें क्या है कि ये थोड़े लाइटर एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, तो इन 3 का कुछ एक्सेप्शन बनता है कि ये वाले कोवलेंट बना रहे हैं, अदरवाइज से सारे हमारे आयनिक ही बना रहे हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि जो लिथियम हाइड्राइड है ये हमें कुछ हेल्प करता है। राइट, लिथियम हाइड्राइड ना ही O2 से रिएक्ट करता है ना ही Cl2 से रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, तो इसको हम यूज़ करके और कंपाउंड्स बनाते हैं। राइट, तो उनकी रिएक्शन देखते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला था कि जो LiH है हमारा, दिस इज अनरिएक्टिव विथ O2 एंड Cl2। तो हमने क्या किया कि इस कंपाउंड को यूज़ करके हमने हाइड्राइड के कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड बना लिए हैं। कैसे, उनकी रिएक्शंस देखते हैं। लिथियम हाइड्राइड को Al2Cl6 से जब हमने रिएक्ट कराया तब हमारा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका आगे जाके जो आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है, तो LiAlH4 इज प्रोड्यूस लिथियम हाइड्राइड के हेल्प से। फिर हम देखते हैं लिथियम हाइड्राइड में अगर हम डाइबोरेन में इसको मिलाते
तो क्या बनता है, फिर से हमारा LiBH, इसमें LiAlH4 बना था, इसमें LiBH4 बनता है। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने पहली बैलेंस करके लिख दी, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड की कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो इससे हमारा टॉपिक हाइड्राइड्स भी ख़त्म हो गया। हाइड्राइड्स में हमने 3 टाइप के पढ़े थे, आयोनिक पढ़ा, कोवलेंट पढ़ा था, और फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। हमें ये पता चल गया कि कौन सा SP DF ब्लॉक कौन सा किसके साथ बनता है।